प्यारे विद्यार्थियों, हम इस वीडियो को से पूर्व आपको सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र के बारे में समझा चुके थे। अब हम आज इस वीडियो में आपको गंगा नदी की तंत्र के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जो प्रमुख भी हैं। गंगा नदी केवल एक नदी मात्र नहीं है, बल्कि गंगा नदी भारत की सभ्यताओं का पालना है। गंगा नदी के साथ भारत की सभ्यताएं जुड़ी हुई हैं। गंगा नदी भारत की एक धार्मिक प्रकार की नदी है और इसके जल को पूजा जाता है प्रत्येक घर में। गंगा को माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि गंगा का जो मैदान है वो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है और उसमें धनाधान से संपन्न है। समतल उपजाऊ मैदान है, दोमट मिट्टी का है, इसलिए उपजाऊ भी है। इसलिए गंगा नदी का महत्व पालन पोषण के रूप में धार्मिक दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और गंगा नदी का जो पानी है उसमें इस प्रकार के एंटीबैक्टीरिया पाए जाते हैं कि वो उसमें गंगा नदी के पानी में पैदा होने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इसलिए गंगा नदी का जो पानी है वो हमेशा स्वच्छ बना रहता है और लंबे समय तक भी वो अन्य नदी के पानियों की तरह खराब नहीं होता है। तो अब हम गंगा नदी के बारे में और इसकी सहायक नदियों के बारे में इस वीडियो में समझेंगे। तो गंगा नदी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो हमें देखेंगे कि गंगा नदी का जो उद्गम है वो मुख्यतः गंगा नदी भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है, भागीरथी नदी के नाम से। और भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो गोमुख से या गंगोत्री से माना जाता है। इसी गोमुख या गंगोत्री से माना जाता है जो कि उत्तराखंड में है। इसके साथ ही एक और इसकी सहायक नदी है अलकनंदा, जिसको सतोपंत हिमनद से उसका उद्गम माना जाता है, अलकनंदा। तो इस प्रकार दो नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। एक भागीरथी है और दूसरी है अलकनंदा। इन दो नदियों का उद्गम होता है गोमुख और सतोपंत से। जब दो नदियां देवप्रयाग पर मिल जाती हैं तब देवप्रयाग पर मिलने पर इसके बाद ये गंगा नदी कहलाती है। देवप्रयाग पर मिलने पर ये और गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। इसी प्रकार से देवप्रयाग से पूर्व कई प्रयाग में ना मिलन स्थल, दो नदियों के मिलन स्थल। तो देवप्रयाग यहाँ पर जैसे देवप्रयाग है और देवप्रयाग के बाद गंगा नदी कहलाती है। तो इस देवप्रयाग से पूर्व भी कई प्रयाग हैं जहाँ पर नदियों के मिलन स्थल हैं, जिनमें हम कह सकते हैं कि मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन को, जैसे मंदाकिनी एक नदी का नाम है और प्लस अलकनंदा, इन दोनों का मिलन जो होता है वो रुद्रप्रयाग पर होता है, रुद्रप्रयाग पर। इसी प्रकार अलकनंदा और पिंडार, एक अन्य जो प्रयाग है वो अलकनंदा है और प्लस है पिंडार, एक पिंडार नदी है और उनका जो मिलन होता है वो है कर्णप्रयाग। तो इस प्रकार हमने देखा कि रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, यहाँ हमने पढ़ा था रुद्रप्रयाग, यहाँ हमने पढ़ा है कर्णप्रयाग और इससे पहले हमने पढ़ा था देवप्रयाग। इसी प्रकार एक है विष्णुप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और धौलीगंगा का मिलन होता है। अलकनंदा और धौलीगंगा, इन दो नदियों का मिलन होता है विष्णुप्रयाग पर। तो ये उत्तराखंड में ऐसे मिलन स्थल हैं नदियों के जहाँ पर दो नदियाँ या दो से अधिक नदियाँ का मिलन होता है। इस प्रकार आपने एक नाम सुना होगा
प्रयागराज, जिसको पहले प्रयाग बोलते थे, और बीच में इसको काफ़ी लंबे समय तक इलाहाबाद बोला जाता था। वर्तमान योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम और प्रयागराज कर दिया है। तो हम प्रयाग से समझ सकते हैं कि जहाँ पर नदियों का मिलन स्थल होता है, इसमें प्रयाग है। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयागराज है, जहाँ कुंभ का मेला भी भरता है, और जहाँ माना जाता है कि गंगा नदी का मिलन होता है, यमुना का मिलन होता है, और एक अदृश्य सरस्वती का मिलन भी होता है। तो ये जो मिलन स्थल है वो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, बहुत बड़ा शहर है। वर्तमान में इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया है। अब हम ये देखें कि गंगा नदी जो है वो देवप्रयाग से निकल करके हरिद्वार, और हरिद्वार से होते हुए कानपुर, जैसे आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि जो गंगा नदी है वो यहाँ से देवप्रयाग से निकल करके और आगे बढ़ती है इस प्रकार, और ये इलाहाबाद तक पहुँच जाती है, वाराणसी, और वाराणसी के बाद ये पटना, और पटना के बाद ये यहाँ पर इसका एक हिस्सा, और यहाँ हम देखेंगे, मैं दूसरे कलर से दिखाने का आपको प्रयास करूँगा कि एक हिस्सा इधर इधर आ जाता है, और फिर इसमें आपको और एक कलर से दिखाने का प्रयास करूँगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए कि दूसरा हिस्सा और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। अब इसको आप समझोगे कि गंगा नदी भारत की या भारत में बहने वाली सर्वाधिक लंबाई वाली नदी है। साथ में ये गंगा नदी ये हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, ये जो कुछ शहरों के नाम मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर हरिद्वार का यहाँ आप इलाहाबाद जिसको प्रयागराज बोलते हैं, वाराणसी, पटना, ऐसे बड़े बड़े शहरों के किनारे इसके हैं। और आगे चलकर यहाँ पर एक फरक्का बांध बना हुआ है, फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज से इस नदी की दो वितरकाएँ हो जाती हैं, और एक वितरका जो इधर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये कहलाती है हुगली नदी, हुगली नदी, और दूसरी वितरका गंगा का जो शेष पानी है वो बांग्लादेश में पहुंच जाता है, और इसका नाम है पद्मा। यानी कि बांग्लादेश में पहुंच जाने पर जो गंगा है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब हम ये देखेंगे कि गंगा नदी का जो महत्व है वो भारत में, और भारत के भी विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा का जो क्षेत्र है वो समतल है और दोमट मिट्टी का है, इसलिए उपजाऊ भी है। यहाँ पर सघन जनसंख्या मिलती है, और सघन जनसंख्या शुरुआत से ही है, शुरुआत से ही है, क्योंकि पहले जो लोगों बसे थे या सभ्यताओं का पालना था वो दोमट और उपजाऊ का समतल मैदान ही हुआ करते थे जहाँ पर जनसंख्या बसती थी। और आज भी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे गंगा के समतल एरिया में विद्यमान हैं जहाँ जनसंख्या रहती है, वो भारत के सर्वाधिक बड़े जनसंख्या की दृष्टि से राज्य हैं। तो इस प्रकार हमें देखेंगे कि न केवल जनसंख्या को, कृषि को देखें तो गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वो कृषि में हम देखें तो सर्वाधिक इस एरिया में गेहूँ होता है, इस एरिया में सर्वाधिक चावल होता है। पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, ये इस एरिया में सर्वाधिक गन्ना होता है यहाँ पर, और सर्वाधिक जूट होता है। तो इस प्रकार ये गंगा नदी का जो मैदान है इन फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनसंख्या सर्वाधिक है, फसलें सर्वाधिक होती हैं यहाँ पर, और रेल परिवहन और सड़क परिवहन के लिए भी आवश्यक होता है कि उत्तम समतल मार्ग हो। तो रेल परिवहन और सड़क परिवहन भी यहाँ पर सर्वाधिक सघन प्रकार का है। अब ये देखें कि यहाँ पर इस सब का फ़ायदा देश के आर्थिक विकास में भी मिला है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी और अन्य सहायक नदियाँ हैं। तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है यमुना। यमुना नदी हम देख रहे हैं, ये यमुना नदी है, और यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो बाद में चल करके और इलाहाबाद के पास में यानी कि प्रयागराज के पास में मिलन इसका हो जाता है। तो यहाँ पर यमुना नदी यहाँ पर तो इसका अंतिम बिंदु है,
और यहाँ पर इसका उद्गम या शुरुआती बिंदु है। इस प्रकार ये यमुना नदी 1375 किलोमीटर की लंबाई वाली है। इसके साथ ही हम ये देखेंगे यहाँ पर जो यमुना नदी है वो इसका जो उद्गम है वो कुमायूं क्षेत्र में है और बंदरपुच्छ शिखर से और यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। और आगे चल कर के इसमें कई अन्य नदियाँ भी मिल जाती हैं, जैसा कि आप आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इधर से हम देखें कि चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। अब इसके बाद हम दूसरी नदी लेते हैं और वो है सोन नदी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं गंगा नदी का जो महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वह है सोन नदी। सोन नदी यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में, और अमरकंटक की पहाड़ियों की पहाड़ियों से सोन नदी का उद्गम होता है। और अमरकंटक से 780 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और ये सोन नदी पटना के समीप मिल जाती है। ये पटना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, पटना से पहले ही और गंगा में मिलन हो जाता है। ये गंगा में मिल जाती है, तो ये सोन नदी है। इसके बाद देखेंगे दूसरी नदी शारदा नदी। शारदा नदी आप इसमें देख रहे हैं कि जो ये काली नदी है, ये इस ढंग से, तो इसको ही शारदा नदी कहते हैं। और इसका उद्गम महान हिमालय, ग्रेट हिमालय से इसका उद्गम होता है। और इसको शुरुआत में और काली नदी कहते हैं और पीलीभीत और खेरी में इसको शारदा कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं काली नदी लिखा हुआ है, और आगे जब ये नदी बढ़ जाती है यहाँ पर तो इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे चल कर के और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दूसरी नदी आ रही है साइड में इधर से, और ये घाघरा नदी। तो यहाँ पर इस जगह पर और शारदा नदी अथवा काली नदी का मिलन घाघरा नदी में हो जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे घाघरा नदी। तो घाघरा नदी का जो मैं आपको इस स्क्रीन पर बताऊं, तो घाघरा नदी आप इसको देख रहे हैं, यहाँ से निकल कर के और आगे बहती हुई और यहाँ पर ये और गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा जो नदी है वो सिलम हिमानी से निकलती है, सिलम हिमानी से इसका उद्गम होता है। अब इसके बाद घाघरा नदी को और करनाली भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है करनाली नदी। घाघरा नदी को करनाली बोलते हैं, और पहले इसको शारदा और काली के नाम से भी जाना जाता था। और इसके जो किनारे पर प्रमुख शहर हैं उनमें पीलीभीत, खीरी, बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैजाबाद ये प्रमुख शहर हैं। और इसके बाद ये घाघरा नदी की जो लंबाई मैं आपको बताऊंगा कि 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1080 किलोमीटर घाघरा नदी की लंबाई है। अब इसके बाद अन्य नदी लेते हैं, मुख्य नदी गोमती का आपने नाम सुना ही होगा। गोमती नदी लेते हैं। गोमती का नाम हम इस रूप में भी सुनते हैं, सामान्यतः हम जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो कभी कभी प्रश्न मिलता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो वह गोमती। तो इस रूप में भी हमने गोमती को पढ़ा है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वो गोमती नदी के किनारे है। तो ये गोमत ताल से निकलती है, ये गोमती हम ये देख रहे हैं, ये नदी गोमती है। गोमत ताल जो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, गोमत ताल, यहाँ से यहाँ ये जगह का नाम है, यहाँ से ये निकलती है और सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, जौनपुर से आगे बढ़ती हुई और गंगा में इसका मिलन हो जाता है। इसके बाद एक प्रमुख नदी है जो कि नेपाल से निकलती है और बिहार होती हुई
और गंगा मिलती है वो नदी है कोसी। कोसी नदी। कोसी नदी गंगा में मिलने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है और जो 730 किलोमीटर लंबाई वाली है। 730 किलोमीटर लंबाई वाली है और प्रारंभ में इसको अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। अरुण नदी, जैसे आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि ये नेपाल के ऊपर से यहाँ से और फिर नेपाल में प्रवेश करती है और फिर भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार ये नदी और भारत में प्रवेश करती है। तो ये कई इसकी छोटी छोटी शाखा हैं जिनमें मिलामची, भोटिया कोसी, टम्बा कोसी, दूध कोसी, अरुणा, ये कई छोटी छोटी शाखाएं जो कोसी नदी में मिलती हैं। कोसी नदी और बाढ़ों के लिए बहुत ही कुख्यात मानी जाती है। उसके पीछे कारण है कि जब नदी ऊपर से उतरती है एक साथ तो नदी का ढाल बहुत अधिक है। ढाल अधिक होने के कारण और नदी तेज गति से नीचे की तरफ उतरती है और पानी की आवक अधिक है, इसलिए नदी में स्पीड अधिक होती है और नदी एक साथ पानी को बहाव करके और जनधन की हानि करती है। तो ये नदी बिहार का शोक भी कहलाती है। ये नदी बिहार का शोक कहलाती है। बिहार का शोक। तो हम ये देखेंगे कि बिहार का और शोक नदी कहलाती है, सोर ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में भारी मात्रा में इससे जनधन की हानि होती है। इसके बाद एक नदी है चंबल। चंबल राजस्थान में बहने के कारण हम इसके बारे में पहले से भी परिचित हैं थोड़ी बहुत मात्रा में। तो चंबल नदी हालांकि राजस्थान से होकर बहती है, लेकिन इसका उद्गम स्थान राजस्थान नहीं है। इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में जनापाप पहाड़ी हैं और वहाँ से मऊ के निकट से ये निकलती है। जनापाप पहाड़ी के यहाँ से ये नदी निकलती है। अब ये देखें आप कि इस मानचित्र में तो ये चंबल नदी इस ढंग से और आकर के और यहाँ यमुना में इटावा के पास इसका मिलन हो जाता है। राजस्थान में इसमें जो प्रमुख नदी मिलती है वो है बनास नदी। बनास का चंबल के जो संगम है वो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम नामक जगह है। ये रामेश्वरम नामक जगह पर और चंबल का बनास के साथ संगम होता है। और एक और नदी है सीप नदी। तो चंबल तो ये बनास और सीप, इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, जो सवाई माधोपुर के रामेश्वरम में इन तीन नदियों के द्वारा बनाया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। जब ये राजस्थान में प्रवेश करती है तो उससे पहले एक बांध बना हुआ है, उसको बोलते हैं गांधी सागर बांध। और जब राजस्थान में प्रवेश कर जाती है तो पहले ये चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, इस पर राणा प्रताप सागर। और उसके बाद ये कोटा में प्रवेश करती है और कोटा में इस पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है। इस प्रकार इस पर तीन बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं और कोटा शहर में कोटा बैराज है। तो इस प्रकार ये पेयजल, विद्युत और सिंचाई इन तीनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और नदी है। इसके बाद एक प्रमुख नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी इंडस्ट्रियल के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसमें इसके आसपास इतनी कारखाने हैं इसलिए इसका पानी और गहरा काला हो गया है। और ये जो नदी है वो झारखंड में और छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। आप इस मानचित्र में इस देख सकते हैं, ये छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार है झारखंड में, झारखंड। और यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है और बाद में इसमें और बाराकर, कोनार ऐसी कुछ सहायक नदियाँ हैं इसकी, जो इसके पानी को और अधिक तीव्र बना देती हैं। बोकारो और बाराकर, कोनार, ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जो इसके पानी को
और स्पीड दे देती हैं। और इस दामोदर नदी पर भारत में ही सबसे पहले और जो जितनी भी बांध परियोजना हैं उसमें एक नदी घाटी परियोजना सबसे पहले भारत में बनी थी, उसको डीवीसी नाम दिया गया था, यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम, दामोदर और घाटी निगम, इसको हिंदी में बोलते हैं दामोदर घाटी निगम, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है और इसमें कई बार बाढ़ भी आ जाती है, लेकिन जब से इस पर बांध बनाए गए हैं, दामोदर घाटी निगम बनाया है, तब से इसमें बाढ़ आने की संभावनाएं कम हो गई हैं। और ये नदी और झारखंड की, पश्चिम बंगाल की एरिया की बहुत ही महत्वपूर्ण और उपजाऊ एरिया वाली क्षेत्र बना दिया है इस नदी ने। तो अब इस पर कई बांध बन गए हैं, तिलैया, अय्यर, बोकारो, कोरबा, ऐसे बांध, पंचेत पहाड़ी, ऐसे कई बांध बन गए हैं। अब इसके बाद एक और नदी है, वो है टॉन्स नदी। टॉन्स नदी, टॉन्स नदी के बारे में हम पढ़ेंगे। टॉन्स, टॉन्स नदी और कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर कैमूर की पहाड़ियाँ हैं और कैमूर की पहाड़ियों से निकल करके और ये प्रयागराज के पास और यहाँ पर ये गंगा में मिलन हो जाता है। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। हमने पढ़ा था कि इसमें दो शब्द आए थे, सहायक और वितरिका। इन दो शब्दों को हम समझते हैं। सहायक, सहायक नदी मुख्य नदी में मिलती है, जैसे ये मुख्य नदी है, महत्वपूर्ण बड़ी नदी है मुख्य नदी, इसमें यमुना नदी इधर से मिल रही है, सोन मिल रही है, इधर से ऊपर कोसी मिल रही है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। लेकिन वितरका को हम पढ़ेंगे तो वितरका में हमने पढ़ा था, जब मैंने गंगा नदी के बारे में पढ़ाया था, तो वितरका में ये पढ़ा था कि गंगा नदी आगे चल कर के इसके दो पार्ट हो जाते हैं, पद्मा और हुगली। तो हुगली और पद्मा इसकी वितरकाएँ हैं। इसका मतलब जब पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वो वितरका कहलाती है, और किसी मुख्य नदी में पानी अन्य नदी के द्वारा मिलाया जाता है तो वो उसको सपोर्ट करती है, तो वो सहायक नदी कहलाती है। तो आज हम इस वीडियो में आज इतना ही अध्ययन करेंगे और अगले दक्षिण भारत की नदियों का एक हम अलग वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।